हेलो स्टूडेंट्स, 70th बीपीएससी मेंस की हमारी तैयारी चल रही है। हम लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर कर रहे थे। 68th का पेपर हम लोग कंप्लीट कर लिए थे और आज हम लोग 69th के पेपर को भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, 25 नंबर तक क्वेश्चन हमारा हो गया था। हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने अभी तक 3 बार बीपीएससी एग्जाम को क्लियर किया है और अभी मैं असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स के पोस्ट पर हूँ। इसके पहले मैंने बीडीओ के तौर पर भी कार्य किया है। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कोरल पॉलिप्स। इन चारों में से कौन सा कंडीशन जो है वो कोरल पॉलिप की ग्रोथ के लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है, कोरल हम लोग काफ़ी अच्छा से पढ़ चुके हैं। ठीक है, वहाँ से नोट से भी आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये एक मिनट, हमारा कोरल वाला नोट्स है आपके ग्रुप में डाला हुआ है, जहाँ पे ज्योग्राफी ऑप्शन का सारा नोट्स है। तो वहाँ से आप इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा क्या होगा। देखिए इसका सिंपल है ना कि टेम्परेचर का रेंज जो है वो 20 से 30 डिग्री, ये सही है। सैलिनिटी 36 ppm सही है और रिवर माउथ के पास नहीं होना चाहिए। रिवर माउथ जो होता है और ये समुद्र है, तो नदी का जो मुहाना होता है उसके पास डेल्टा बन जाता है, माने काफ़ी मिट्टी वगैरह पानी में मिक्स होता रहता है, बहुत ज़्यादा गंदगी रहता है। तो जहाँ पे टर्बिडिटी होता है वहाँ पे भी ये जो है ना कोरल्स जो है वो डेवलप नहीं होते हैं। ठीक है, कोरल्स को चाहिए होता है क्लियर वाटर। इसीलिए इंडिया में क्लियर वाटर मिलता है लक्षद्वीप और अंडमान के पास। वहाँ का पानी बहुत साफ़ होता है, तो वहीं पे कोरल्स देखने को मिलता है। बाकी आपको इंडिया के अंदर में कहीं पे भी कोरल अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। गोवा वगैरह में स्कूबा डाइविंग कराता है पर कोरल वगैरह सही देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, क्योंकि जो नदी है उसका पानी के कारण टर्बिडिटी रहता है, बहुत ज़्यादा धूल कण रहता है, मिट्टी जैसा पानी रहता है। अब है लेस देन 30 मीटर डेप्थ, 30 मीटर, ये तो सही हो गया आपका। अब है लेस देन 30 मीटर डेप्थ, माने 30 मीटर गहराई से कम होना चाहिए। ऐसा नहीं है, उसका जो गहराई है वो कम से कम 70 से 90 मीटर के आसपास जो है वो होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 30 मीटर के बाद वो नहीं होगा। 30 मीटर के बाद भी कोरल का डेवलपमेंट होता है। तो बी जो है वही इसका आंसर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वार्म ओशन करंट। ये भी क्वेश्चन जो है आपको ओशन करंट ऑलरेडी कराया हुआ है, वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, मगर यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना बीपीएससी ने गलत पूछा है, ऑप्शंस गलत दिए हैं। जैसे वार्म पूछा गया है तो कैनरी तो कोल्ड करंट है। ठीक है, अगुल्हास वार्म करंट है और ब्राजीलियन भी वार्म करंट है और ओयाशियो कोल्ड करंट है। तो दो वार्म करंट यहाँ दिया हुआ है, अगुल्हास भी और ब्राजीलियन करंट भी। तो इसीलिए ये ऑप्शंस गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साल्ट इन द ओशन इज इन द लोएस्ट परसेंटेज। इन चारों साल्ट में से ओशन में कौन सा नमक सबसे कम होता है। ठीक है, सबसे कम होता है। थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं तो ये आंसर बना लेते हैं। देखिए कैसे लॉजिक लगाना है। कोरल्स जो है वो क्या चीज़ के बने होते हैं, कोरल्स कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो कोरल्स तो बहुत होता है समुद्र में, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो बहुत मात्रा में है। तो ये तो आंसर होगा नहीं। यहाँ पे पूछा है कि कौन सबसे कम मात्रा में जो है क्या है। ठीक है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। इसके बाद है पोटेशियम सल्फेट। तो जब आपको पढ़ाए थे ओशन डिपॉजिट्स, तो ओशन डिपॉजिट में ओशन के अंदर पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स होते हैं, मतलब बहुत सारे मेटल्स जो हैं वो ओशन में होते हैं। ठीक है, उसमें जो मेन होता है वो होता है पोटेशियम। तो पोटेशियम सल्फेट भी काफ़ी मात्रा में होता है और कैल्शियम होता ही है, कैल्शियम और सल्फेट। तो यानी कि डी भी सही है। तो आपका आंसर कौन सा गलत है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है वो सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है वो सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, द ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर इज लार्जली कॉज्ड बाई। एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस इफेक्ट किसके कारण होता है, तो CO2 के कारण तो होता ही है। तो अब जिसमें CO2 नहीं है वो आपका आंसर कट हो जाएगा, ये वाला और ये वाला। इसके बाद CO2 और वाटर वेपर या CO2 और ओजोन, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो किसके कारण होता है, CO2 और वाटर वेपर और CO2 और ओजोन। तो ये जो इफेक्ट है ये होता है CO2 और वाटर वेपर के कारण। हम लोग एटमॉस्फेरिक गैसेस पढ़े हैं, वहाँ पे वाटर वेपर मैंने पढ़ाया भी है कि वाटर वेपर के कारण
जो है ये इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, मिनट देखिए, यही है ना एटमॉस्फेयर, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है ऑल्सो प्रोड्यूस ग्रीन हाउस इफेक्ट। कौन? वाटर वेपर। वाटर वेपर जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, यानी कि वाटर वेपर के कारण भी ग्लोबल वार्मिंग जो है वो होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल ऑफ इंडिया, सॉइल टाइप ऑफ इंडिया इज रेंडर्ड इनफर्टाइल। इंडिया में कौन सा मिट्टी इनफर्टाइल माना जाता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव आयरन, ज़्यादा लोहा के कारण। तो इंडिया में देखिए, आपको इंडिया का मिट्टी पढ़ाए हैं, इंडिया में तो ज़्यादा टाइप का मिट्टी है नहीं, 6 ही टाइप का मिट्टी है, और उसमें कौन सा इनफर्टाइल है? तो डेजर्ट मिट्टी जो है वो इनफर्टाइल है, मतलब ज़्यादा उपजाऊ नहीं। अलुवियल तो भयानक उपजाऊ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी जो गंगा के मैदानों में पाई जाती है, गंगा ब्रह्मपुत्रा के। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी जो है वो उतना उपजाऊ नहीं होता है, हम लोग ये पढ़े थे, ये केरला साइड में पाया था, मगर प्लांटेशन वगैरह किया जाता है इस पर। ठीक है, जो चंदन वगैरह ये सब उगाया जाता है, जिसकी जड़ें ज़्यादा गहराई तक जाती है, वैसी चीज़ें उगाई जाती हैं। ठीक है, तो डेजर्ट मिट्टी, पॉर्जोलिक मिट्टी, माउंटेन पे जो मिट्टी पाया था उसको बोलते हैं पॉर्जोलिक मिट्टी, जिसमें जैसे आपको हो गया चाय की खेती वगैरह जो की जाती है दार्जिलिंग वगैरह में। तो डेजर्ट जो है उसमें कुछ नहीं उगाया जाता है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो गया? डेजर्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, द pH वैल्यू ऑफ द न्यूट्रल सॉइल इज। न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल जो चीज़ होता है उसका pH मान क्या होगा? देखिए, किसी भी न्यूट्रल चीज़ का pH वैल्यू जो होता है, बहुत ही आसान सवाल है, pH वैल्यू 7 होता है। pH स्केल पे 7 जो है वो न्यूट्रल चीज़ को दर्शाता है, साल्ट हो गया, वाटर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे भी सॉइल के बारे में लिख दिया कि न्यूट्रल सॉइल है। अगर एसिडिक सॉइल होता तो 7 से कम, जैसे 6, 5, 4 ये सब हो जाता एसिडिक, और 7 से ज़्यादा हो जाता बेसिक। तो 7 जो होता है वो न्यूट्रल वैल्यू को दर्शाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट डिटरमाइन द फील्ड कैपेसिटी ऑफ सॉइल। इसमें से कौन सा कंपोनेंट मिट्टी के फील्ड कैपेसिटी को दर्शाता है? देखिए, फील्ड कैपेसिटी का मतलब होता है कि जो मिट्टी है वो कितना उपजाऊ है। ठीक है, तो क्या उस मिट्टी में जो मिनरल्स पाए जाते हैं उससे पता चलता है कि वो मिट्टी उपजाऊ होगा, या मिट्टी के रंग के कारण, काला मिट्टी है तो उपजाऊ, भूरा मिट्टी है तो नहीं उपजाऊ, ऐसा रंग से तो कोई इफेक्ट नहीं होता है। टेक्सचर, टेक्सचर मतलब होता है कि मिट्टी का जो कण है उसका वो कैसा है, मतलब मिट्टी के कण बहुत छोटे छोटे हैं या फिर थोड़े बड़े बड़े हैं। ठीक है, कंकर टाइप का है या फिर डेजर्ट बालू की तरह का है। ठीक है, तो मिट्टी का जो टेक्सचर होता है, मतलब कण होता है, उस पर भी बहुत ज़्यादा ये निर्भर करता है कि मिट्टी का कैपेसिटी जो है, फील्ड कैपेसिटी वो क्या है। ठीक है, टेक्सचर पे डिपेंड करता है। जैसे बलुआही मिट्टी है तो वो ज़्यादा जो उपज है उसका नहीं होगा, उसका फील्ड कैपेसिटी नहीं होगा। दोमट मिट्टी है, दोमट मिट्टी मतलब हो गया जो कीचड़ टाइप का मिट्टी होता है। ठीक है, तो उसका अलग फील्ड कैपेसिटी है कि पानी को ज़्यादा होल्ड कर रहा है वो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, द एयर फ्रॉम द ग्राउंड हैविंग द लोएस्ट प्रेशर इज सक्ड बाय द अपर एयर एंड सडनली अपलिफ्टेड इज कॉल्ड। ग्राउंड का जो हवा है हैविंग द लोएस्ट प्रेशर, उसका प्रेशर क्या है? कम है, एंड इज सक्ड बाय द अपर एयर, और अपर एयर जो है उसको खींच लेता है, एंड सडनली अपलिफ्टेड। देखो सिंपल सा है कि जैसे मान लीजिए पानी है, पानी मत मानो यार, जैसे मान लीजिए ये इंडिया का नक्शा है। ठीक है, तो इंडिया के इस साइड बे ऑफ बंगाल में जब मार्च हुआ, मार्च से क्या होता है? गर्मी होना शुरू होता है, तो इंडिया सब चीज़ गर्म होता है। ठीक है, लैंड भी गर्म होता है, पानी भी दोनों तरफ का गर्म होता है। तो पहले कौन गर्म होगा? लैंड पहले गर्म हो जाएगा, पानी लेट से गर्म होगा। तो लेट से मतलब जब मार्च के बाद जब सितंबर आएगा, अगस्त सितंबर के आसपास, तो पानी तब तक गर्म हो जाएगा। तब तक तो लैंड पर से मॉनसून लौट भी जाता है अगस्त सितंबर के आसपास, लेकिन उस समय क्या होगा? पानी गर्म हो जाएगा। पानी गर्म होएगा तो हवाएं भाप बन के ऊपर उठेंगी, हवाएं ऊपर उठेंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? खाली स्पेस हो जाएगा। उस खाली स्पेस को भरने के लिए दूर से हवाएं आएंगी, और ये जो हवा आएगा ये सब जो उस खाली जगह को भरने आ रहा है
वो सब ये क्या क्या होगा, यहाँ पे गोल गोल घूमने लगेगा। उस लो प्रेशर के अगेंस्ट में हवाएं गोल गोल यहाँ पर घूमने लगती हैं। ठीक है, समझ गए ना। तो यही क्वेश्चन ने पूछा है और इसको क्या कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं। इसको कहते हैं साइक्लोन जब ऐसा होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। व्हेन द कोल्ड फ्रंट ओवरटेक्स वार्म फ्रंट एंड वार्म एयर कंप्लीटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस इट इज़ कॉल्ड। ये फ्रंटोजेनेसिस का क्वेश्चन है। फ्रंटोजेनेसिस भी आप लोग को कराए थे, आपके नोट्स में है। 1 मिनट रुकिए। ठीक है, ये वाला देखिए, यहाँ पे आप लोग को फ्रंटोजेनेसिस जो है वो करवाया हुआ है। आप लोग नोट्स में भी जा करके उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रंट कितने टाइप का होता है, तो एक होता है वार्म फ्रंट, एक होता है कोल्ड फ्रंट, एक होता है ऑक्लूडेड फ्रंट और एक होता है स्टेशनरी फ्रंट। जब दो साइड से हवाएं आती हैं, एक तरफ से आया मान लीजिए कोल्ड एयर मास और दूसरी तरफ से आया वार्म एयर मास, तो जो ऑब्वियस सी बात है कि जो गर्म हवा होगा वो हमेशा ऊपर उठेगा। ठीक है, गर्म हवा ऊपर उठता है। तो जब गर्म हवा इस ठंडा हवा के ऊपर चला जाएगा, दबा देगा इस ठंडी हवा को, तो उसको कहेंगे वार्म फ्रंट। ठीक है, वार्म फ्रंट। जब ठंडा हवा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा और वो ठेल देगा वार्म हवा को ऊपर की तरफ, जाना तो ऊपर वार्म ही हवा को है। ठीक है, वार्म एयर को ही ऊपर जाना है, मगर जब ठंडा हवा वार्म एयर को ऊपर फेंकेगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसको कहेंगे कोल्ड फ्रंट। ठीक है, कोल्ड फ्रंट। और जब कोल्ड जो एयर मास है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो वार्म हवा को पूरी तरह से ऊपर कर देगा और ज़मीन पे जरा सा भी गर्म हवा नहीं रहेगा, ज़मीन पे हर तरफ सिर्फ ठंडा हवा रहेगा। ठीक है, वार्म हवा का जो कनेक्शन है वो ज़मीन से कट जाएगा, तो कहेंगे ऑक्लूडेड फ्रंट। और जब दोनों हवाएं एक दूसरे के समान पैरेलल बहने लगेंगी, ऊपर वार्म और नीचे कोल्ड पैरेलल बहने लगेगा, तो कहेंगे स्टेशनरी फ्रंट। समझ गए ना। अब जो क्वेश्चन है उसको देखिए, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, when cold front overtake warm front and warm air completely displaced from the ground surface, जो वार्म हवा है वो completely ज़मीन से डिस्प्लेस हो चुका है, तो उसको क्या कहेंगे, जब गर्म हवा completely डिस्प्लेस हो जाएगा तो उसको कहते हैं ऑक्लूडेड फ्रंट। तो इसका आंसर हो गया ऑक्लूडेड फ्रंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। द हाईएस्ट एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मास इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में जो हाईएस्ट एलिमेंट होता है वो कौन सा होता है, तो अर्थ के क्रस्ट में ऑक्सीजन जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। 46% ऑक्सीजन, हाईएस्ट कंटेंट जो है वो ऑक्सीजन का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 14 नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोर्स रीजन ऑफ एयर मास। एयर मास का प्राइमरी सोर्स रीजन क्या है, देखो एयर मास हम लोग पढ़े हुए हैं, यही एयर मास वाला चैप्टर है। ठीक है, तो एयर मास क्या होता है, कैसे बनता है। एक मान लीजिए कि कोई यूनिफॉर्म सरफेस है, मान लीजिए आपकी डेजर्ट है, रेगिस्तान, तो रेगिस्तान के ऊपर का जो हवा होगा वो कैसा होगा, वो हवा सूखा हुआ, ड्राई एंड हॉट। ठीक है, सूखा और गर्म हवा रहेगा। मान लीजिए आप कि इक्वेटर में कोई समुद्र है, तो उसके ऊपर जो हवा रहेगा वो कैसा रहेगा, वेट एंड वार्म या वेट एंड हॉट। गर्म रहेगा लेकिन वेट रहेगा। वेट क्यों रहेगा, क्योंकि उसमें वाटर वेपर है। समझ गए ना। अब मान लीजिए कि पोलर एरिया है, माने पोल पर 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ, तो वहाँ जो आइस रहता है पूरा, तो वहाँ का जो हवा रहेगा वो कैसा रहेगा, वहाँ का हवा जो है वो पूरा आपको कैसा रहेगा, ड्राई रहेगा, ड्राई एंड कोल्ड, सूखा हुआ हवा, क्योंकि वहाँ तो वाटर वेपर नहीं होता और ठंडा रहेगा पूरा। तो एयर मास कब बनता है, जब बहुत बड़ा एरिया में सेम टाइप का कैरेक्टरिस्टिक्स वाला जो ज़मीन है या पानी है या आइस है, कुछ भी है, तो बहुत बड़ा एरिया में, तो उसके ऊपर जो हवा होती है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स सेम हो जाता है काफ़ी दूरी तक, यानी काफ़ी किलोमीटर तक, तो उसको एयर मास बोलते हैं। अभी यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि एयर मास जो है वो कैसे बनता है, मतलब किन चीज, क्या उसका सोर्स रीजन है। जैसे पहला क्वेश्चन है इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल नहीं होगा, क्योंकि देखिए ग्लोब में इक्वेटर 0 डिग्री पे होता है, तो इक्वेटर के पास तो पानी भी है और ज़मीन भी है बहुत सारा, जैसे
इंडोनेशिया इक्वेटर पे पड़ता है, जैसे अफ्रीका जो है उसका भी बहुत सारा ज़मीन इक्वेटर पे पड़ता है, ठीक है। और इक्वेटर पे पानी भी होता है, लैंड भी है और वाटर भी है, तो दोनों का अलग अलग कंपोजिशन है ना, इसीलिए एयर मास जो है वो वहाँ पे बनेगा, लेकिन उसका कंपोजिशन मिक्स हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, पोलर एयर मास, यानी पोल पर जो एयर मास बनता है। अंटार्कटिक एयर मास नहीं होता है, उसको भी पोलर एयर मास बोलते हैं। 90 डिग्री पोल नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ पर जो एयर मास बनता है वो उसका सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ट्रॉपिकल भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि 23 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23 डिग्री साउथ तक ट्रॉपिकल एरिया होता है, तो इस एरिया में तो लैंड वाटर सब मिलेगा, तो कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएगा। मगर पोलर एरिया में सिर्फ जमीन पे क्या रहेगा, आइस रहेगा, ना समुंदर रहेगा ना लैंड रहेगा, सिर्फ आइस रहेगा, तो कैरेक्टरिस्टिक्स उसी वाला रहेगा, तो इसीलिए इसका आंसर पोलर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर, द ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप आउट ऑफ। ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे बनता है, अभी बताए थे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे बनता है, जब खास करके देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन ईस्ट में बनता है, ईस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। इंडिया में अरब सी में बहुत कम जो है साइक्लोन आता है, यानी कि महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, कर्नाटक में साइक्लोन बहुत कम आता है। साइक्लोन ज़्यादा किधर हिट करता है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इस साइड में, ठीक है। बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन की संख्या अधिक होती है, इन द ईस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, ये याद रखना है, ठीक है। और साइक्लोन जो है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, मतलब 23 डिग्री नॉर्थ से 23 डिग्री साउथ का जो साइक्लोन होता है वो होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। वो साइक्लोन बे ऑफ बंगाल का जैसे एग्जांपल लेते हैं, तो जो साइक्लोन है वो कैसे बनता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, टेम्परेचर हाई रहता है, समर में हाई टेम्परेचर के कारण पानी भाप बन के उड़ता है, और यहाँ पे खाली जगह हो जाता है। इस खाली जगह को भरने के लिए दूर दूर से हवाएं आती हैं, और ये हवाएं स्पीड के कारण गोल गोल घूमने लगती हैं, गोल गोल घूमने लगती हैं, और क्या बन जाता है, साइक्लोन। और ये हवाएं किधर घूमती हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं, एंटी क्लॉकवाइज। पूरा साइक्लोन चैप्टर जो है वो आपको नोट्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। तो अभी यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि ये साइक्लोन बना कैसे। ये जो लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ, हवाएं ऊपर उठी, हवाएं क्यों ऊपर उठी, क्योंकि पानी गर्म हुआ, भाप बन के ऊपर उठा। तो ऑप्शन आप ही बता सकते हैं आराम से कि पानी गर्म हुआ और भाप बन के ऊपर उठा, यानी थर्मल डिप्रेशन है ना। थर्मल, गर्म कोई चीज़ होता है, पानी वानी गर्म करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, थर्मल। जैसे थर्मल पावर प्लांट का बताए थे आपको कैसे टरबाइन चलाते हैं, उसी तरह से थर्मल डिप्रेशन। अभी यहाँ था पोलर डिप्रेशन। पोलर डिप्रेशन मतलब होता है कि जैसे पोल पर भी कभी कभी अंटार्कटिका वगैरह में भी पोल पर भी हवाएं क्या होती हैं, सभी जगह से हवाएं आकर के नीचे आती हैं, ठीक है। और यहाँ पे घूम घूम के नीचे आता है, हवाएं गोल गोल घूमते हुए, तो वो हो गया पोलर डिप्रेशन, समझ गए ना। फ्रंटल डिप्रेशन, फ्रंट्स, जब वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट मिलता है तब बनता है टेम्परेट साइक्लोन। साइक्लोन मुख्य रूप से दो तरह का होता है, एक होता है टेम्परेट, एक होता है ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल माने 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ के बीच वाला, इतना दूर वाला। और टेम्परेट का मतलब उसके ऊपर, 23 डिग्री के ऊपर जो साइक्लोन बनता है वो होता है टेम्परेट, समझे। तो ये जो टेम्परेट साइक्लोन होता है ये फ्रंटल डिप्रेशन के कारण बनता है, माने वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट आपस में आके मिलता है। गर्म हवा नीचे से जाएगा, इक्वेटर के पास से गर्म हवा, ऊपर से पोल की तरफ से आएगा ठंडा हवा, दोनों मिलेगा, हवाएं जो हैं वो ऊपर उठेंगी और क्या बनेगा, फ्रंटल डिप्रेशन, समझ गए। इसके बाद है ली डिप्रेशन। ली डिप्रेशन जो होता है ये मुख्य रूप से जो लीवार्ड साइड होता है, माउंटेन का लीवार्ड साइड। अब देखिए कोई माउंटेन है, जैसे हम लोग पढ़े थे ना कि इंडिया में यहाँ पे होता है वेस्टर्न घाट, तो जब हवाएं इधर से आती है, मॉनसून विंड, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड जब इधर से आता है तो ये इस माउंटेन पूरा वेस्टर्न घाट से टकरा के इस साइड में ही बारिश कर देता है, ठीक है। तो ये जो साइड है जहाँ हवा आके टकराया, इस साइड को बोलेंगे विंडवार्ड साइड। विंडवार्ड साइड माने विंड के तरफ का साइड। और दूसरा साइड, इस साइड क्या रह जाता है, सूखा पड़ जाता है पूरा का पूरा। तो दूसरा साइड माउंटेन का जिधर जो है
हवा नहीं गया उस साइड को बोलते हैं लीवार्ड साइड, LEE लीवार्ड साइड। ठीक है, तो ली डिप्रेशन जो है वो माउंटेन पे जब हवाएं दोनों, जैसे मान लीजिए कि माउंटेन है इस तरह से, ठीक है, तो हवाएं जो है अगर इस तरह से आया तो यहाँ पे जो डिप्रेशन क्रिएट होता है उसको बोलते हैं ली डिप्रेशन। ठीक है, ठीक है, लो प्रेशर एरिया, ली डिप्रेशन क्या है, लो प्रेशर एरिया, माउंटेन के लीवार्ड साइड में जो लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है उसको बोलते हैं ली डिप्रेशन। इसके बाद 12 नंबर है, द इंक्रीज इन टेम्परेचर विथ इंक्रीज इन हाइट इन द ट्रोपोस्फेयर इज कॉल्ड एज। देखिए, जब भी आप ऊपर जाएंगे ना, पहाड़ पे चढ़ेंगे, अगर आप कोई हिल स्टेशन जाते हैं तो आपको क्या ठंड लगती है, क्योंकि पहाड़ पे हम लोग जैसे जैसे चढ़ेंगे या आसमान में जैसे जैसे जाएंगे तो ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर घटता जाता है। ठीक है, टेम्परेचर डाउन होता है, समझ गए ना। हर 1.6 किलोमीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिर जाता है, हर 1.6 किलोमीटर पे। तो वही क्वेश्चन है कि द इंक्रीज इन टेम्परेचर विथ इंक्रीज इन हाइट इन द ट्रोपोस्फेयर इज कॉल्ड एज। देखिए, जनरली टेम्परेचर जब हाइट बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, डाउन होना चाहिए। हाइट बढ़ा तो टेम्परेचर डाउन होना चाहिए, मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि नीचे ठंडा है लेकिन ऊपर गर्म है। ठीक है, ऊपर का आसमान गर्म है पर नीचे ठंडा है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर इन्वर्जन माने टेम्परेचर उल्टा हो गया है, ऊपर जा रहे हैं, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए मगर ऐसा होता है कभी कभी। ठीक है, ऊपर जाने से टेम्परेचर बढ़ता है। ऐसा कब होता है, बहुत लंबा रात जो होता है, ठंड भरी रात, तो उसमें ऐसा होता है। जो अर्थ होता है, अर्थ से जो किरणें निकलती हैं उसको बादल जो है वो वहाँ पे रोक लेता है। तो नीचे अर्थ ठंडा हो गया क्योंकि उससे सारा किरण निकल गया, लेकिन बादल के आसपास गर्म हो जाता है। ठीक है, थर्मल टेम्परेचर इन्वर्जन बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमॉन्ग द फॉलोइंग गैसेज इन द ड्राई एयर ऑफ द एटमॉस्फेयर विच वन इज द लोएस्ट इन परसेंटेज। ये चारों गैस में से सबसे कम जो है वो कौन है, हवा में सबसे कम परसेंटेज वाला कौन है। तो ये भी हम लोग जो है डिस्कस किए थे। यहाँ देखो, कौन जो हम लोग पढ़े थे कॉन्स्टिट्यूएंट, तो उसमें हाइड्रोजन सबसे कम था, है ना, इतना सबसे कम कौन है, हाइड्रोजन है। तो आपका आंसर क्या हो गया, हाइड्रोजन। नोट्स आप लोग अगर पढ़ लेंगे ना, और जितना 68 69 का कराया गया है, तो आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, और आपका जो है 70वां में ज्योग्राफी में आपको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, द कॉम्प्लेक्स फोल्डिंग मैकेनिज्म कॉज्ड बाय इंटेंस हॉरिजॉन्टल मूवमेंट एंड रिजल्टेंट कंप्रेसिव फोर्स फॉर्म्स द। अभी ये क्या होता है, देखो देखो, दुनिया में बहुत सारा पहाड़ है, ये सब पहाड़ जो है ये कैसे बना है। ठीक है, पहाड़ की उत्पत्ति कैसे हुई है। अब आप सिंपल से सोचिए, मान लीजिए आपके पास कोई कागज है, एक कागज, अगर आप उस कागज को दोनों तरफ से दबाएंगे तो कागज क्या होगा, ऐसे फूल जाएगा, है ना। दोनों तरफ से कागज को दबाएंगे तो कागज फूल जाएगा। तो पहाड़ भी वैसे ही बना है। जब दो प्लेट्स हम लोग पढ़े थे ना, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जब दो प्लेट्स आपस में टकराने लगते हैं, ठीक है, दबाव डालते हैं, तो वहाँ पे जो कुछ भी रहता है उसमें क्या हो जाता है, फोल्ड पड़ जाता है, फोल्ड, और वो उठ जाता है ऐसे। ठीक है, फोल्ड होकर के उठ जाता है। इस जैसे हिमालय माउंटेन, हिमालय कैसे बना है, ऊपर में यूरोप यूरेशिया और नीचे में इंडिया, दोनों आपस में टकराया था तो हिमालय की उत्पत्ति हुई है। और हिमालय क्या, एक फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, फोल्ड माउंटेन मतलब ऐसा माउंटेन जैसा हम लोग बचपन में ड्राइंग बनाया करते थे, फोल्ड माउंटेन। ठीक है, तो अभी यहाँ पे लिखा है कि देखो बहुत तरह के फोल्ड्स होते हैं। जो हिमालय या कोई भी फोल्ड है, बहुत टाइप का फोल्ड होता है। एक ऐसा हो सकता है जिसमें दोनों साइड इक्वल इक्वल हो, है ना। जब दोनों साइड इक्वल इक्वल होता है, फिर ऐसा भी हो सकता है, ऐसे ऐसे भी हो सकता है पहाड़, जिसमें एक साइड ज़्यादा लंबा है, ठीक है, और दूसरा साइड जो है वो छोटा है, ऐसा भी पहाड़ होता है। तो बहुत तरह के फोल्ड होते हैं। अभी देखो यहाँ पर
ये देखिए आप लोग, देखिए जब दोनों साइड इक्वल इक्वल होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल फोल्ड। मतलब दोनों साइड बराबर है, सिमेट्रिकल फोल्ड। अगर एक साइड थोड़ा ज़्यादा लंबा है, दूसरा साइड कम लंबा है, ठीक है, ऐसे है, तो ये क्या हो गया, एसिमेट्रिकल। माने दोनों हाथ जो है, एक हाथ बड़ा है एक हाथ छोटा है, एसिमेट्रिकल है। ठीक है, अब ये फोल्ड जो है इस फोल्ड के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है ना, इस तरह से है, ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो क्या कह रहा है, ओवर फोल्ड। अगर ये फोल्ड इस फोल्ड के ऊपर चढ़ गया, मान लीजिए इस तरह से ऐसे हो गया है ना, एक फोल्ड दूसरे फोल्ड के ऊपर चला गया, तो इसको बोलते हैं रिकम्बेंट फोल्ड। ठीक है, और जो ये जो होता है उसकी जो बाहें होती है उसको क्या कहते हैं, नेपे, नेपे। ठीक है, अगर एक फोल्ड दूसरे फोल्ड के ऊपर चढ़ गया और वो हो गया रिकम्बेंट फोल्ड, और उसका जो ये टुकड़ा होता है माउंटेन का उसको कहा जाता है नेपे। ठीक है, अब एक और चीज़ है कि ये जो उठा हुआ माउंटेन का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं एंटीक्लाइन, एंटीक्लाइन। और जो मैं दो माउंटेन के बीच का जो जगह हो गया घाटी, उसको बोलते हैं सिंक्लाइन। ठीक है, सिंक्लाइन। जैसे कश्मीर जो है वो एक घाटी है, मगर कश्मीर जो है ना वो सिंक्लाइन नहीं है, वो सिंक्लाइनोरियम है। सिंक्लाइनोरियम मतलब क्या होता है कि इस तरह से होता है, घाटी है मगर वो घाटी में भी ढेर सारा एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन, एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन है, एंटीक्लाइन सिंक्लाइन, एंटीक्लाइन सिंक्लाइन। ठीक है, इस घाटी में भी ढेर सारे एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन होंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन था कि द कॉम्प्लेक्स फोल्डिंग मैकेनिज्म, माने एकदम कॉम्प्लेक्स फोल्डिंग मैकेनिज्म। तो सबसे कॉम्प्लेक्स क्या था, रिकम्बेंट फोल्ड, वो सबसे कॉम्प्लेक्स है क्योंकि उसमें एक लिम्ब दूसरे लिम्ब पे ऊपर चढ़ाता है। अगर आप कभी बद्रीनाथ साइड घूमने जाएंगे ना, मान लीजिए अगर आप उत्तराखंड घूमने जाते हैं, उत्तराखंड के पहाड़ों में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा, हिमालय में रिकम्बेंट फोल्ड। एक पहाड़ का जो हिस्सा है ना वो आपको लगेगा कि दूसरे के ऊपर इस तरह से चढ़ा हुआ है। ठीक है, और ये करोड़ों साल में होता है, ऐसा तुरंत का ये सब नहीं होता है, करोड़ों साल में वो चीज़ बनता है और वो देखने में एकदम तुरंत दिख जाता है ऐसे ऐसे। अगर आप टीवी में या गूगल पे रेनबो माउंटेन सर्च करना, ठीक है, रेनबो माउंटेन, और आप देखना किस तरह से वो माउंटेन ऐसे ऐसे है। ठीक है, तो ये रिकम्बेंट फोल्ड है। ठीक है, तो कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स फोल्डिंग मैकेनिज्म होगा जो कैसे कॉज होगा, ड्यू टू इंटेंस हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। दोनों साइड से जब इंटेंस प्रेशर पड़ेगा तब, तो वो बन जाएगा नेपे, क्योंकि यहाँ पे रिकम्बेंट फोल्ड ऑप्शन में है नहीं, तो वो क्या बन जाएगा, नेपे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैली इज नॉट एन इरोजनल फीचर। कौन सा वैली जो है वो इरोजनल फीचर नहीं है। तो देखिए, भी शेप्ड वैली तो इरोजन से बनता है, जब नदियाँ जो है वो काट काट के भी शेप्ड वैली बनाती है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग के नोट्स में है सब। यू शेप्ड वैली यानी जब नदी मैदानों में आता है तो वो गहराई को काटना छोड़ करके चौड़ाई को काटने लगता है। जैसे गंगा को अगर आप ऋषिकेश में देखेंगे और वही गंगा को अगर आप यूपी बिहार में देखेंगे तो आपको अंतर पता चलेगा। ऋषिकेश में बहुत ही कम मतलब कि डिस्टेंस है, यहाँ से तैर के लोग इधर जा सकते हैं, मगर वहाँ पे पानी में करंट बहुत हाई होता है। ठीक है, क्योंकि पानी पहाड़ों से गिर रहा है, पानी बहुत एनर्जेटिक होता है, बहुत ठंडा होता है और करंट बहुत तेज होता है। मगर ये काफ़ी छोटा होता है, वहाँ पे कई सारे झूले बने हुए, जैसे लक्ष्मण झूला, बहुत सारा पुल बना है गंगा को इस पार से इस पार करने के लिए, लोग पैदल गंगा को इस पार से इस पार कर जाते हैं। मगर वही यूपी बिहार में पुल बनाना कितना मुश्किल है ना, क्योंकि गंगा की चौड़ाई बहुत बढ़ गई है, इस पार से उस पार दिखाई तक नहीं देता है। तो ये जो चौड़ाई बढ़ गया है इसको बोलते हैं गंगा का जो ये यू शेप्ड वैली बोलते हैं, यानी विड्थ बढ़ता जा रहा है, विड्थ बढ़ गया यानी कि वैली जो है उसका यू शेप का हो गया, उसकी घाटी, है ना। अगर यहाँ से इस किनारा से आप इस किनारा को देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि यू की तरह है, और अगर पहाड़ों पे आप इस किनारा पे खड़े होकर के और इधर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि भी की तरह है। तो लेकिन ये दोनों क्या है, इरोजनल फीचर ही है, इरोजनल फीचर ही, और हम लोग इरोजन जो है वो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद हैंगिंग, हैंगिंग भी इरोजनल फीचर, ये ग्लेशियल का, ग्लेशियल इरोजन हम लोग पढ़े थे ना, ग्लेशियल इरोजन, उसमें हैंगिंग वैली बनता है। और रिफ्ट जो है ये कोई इरोजनल फीचर नहीं है। ठीक है, रिफ्ट कैसे बनता है, रिफ्ट का मतलब है, देखो पढ़ाए थे जब भारत की नदियाँ पढ़ा रहे थे, पढ़ाए थे भारत में 3 नदी है जो कि रिफ्ट वैली में बहती है। जैसे मान लो कि ये ज़मीन है,
ये ज़मीन है। अब यहाँ पे अंदर में क्या हुआ कि प्लेट्स आपस में टूटने लगा और ये जो हिस्सा है ये क्या हुआ, ऊपर अपलिफ्ट हो गया, ऊपर उठ गया। ठीक है, ये हिस्सा क्या हुआ, ऊपर उठ गया। और तो ये हिस्सा क्या हुआ, धंसा हुआ है, धंसा हुआ दिखेगा। ये हिस्सा ऊपर उठा हुआ, तो ये जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा है इसको बोलेंगे ब्लॉक। ये है ब्लॉक माउंटेन। और इसके दोनों साइड ये जो बना है ये है रिफ्ट। क्या है, रिफ्ट। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं भ्रंश, भ्रंश यानी कि भ्रंश घाटियां। तो ये इरोजन फीचर नहीं है, ये जो है आप समझ लो इंडोजेनिक फोर्सेस के कारण हुआ है। ठीक है, धरती पे दो तरह के फोर्सेस काम करते हैं, इंडोजेनिक फोर्स और एक एक्सोजेनिक फोर्स। धरती के अंदर इंडोजेनिक और धरती के ऊपर एक्सोजेनिक। तो ये इंडोजेनिक फोर्स के कारण ये चीज हुआ। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप डेवलपमेंट एंड वेदरिंग प्रोसेस इन द डेवलपमेंट ऑफ लैंडस्केप। लैंडस्केप में स्लोप का डेवलपमेंट कैसे होता है और वेदरिंग प्रोसेस के बारे में किसने बताया। देखो, बीपीएससी में केवल डेविस और पेंक ही पूछा जाता है, और 68th में डेविस पूछ लिया था, तो अभी पेंक का बारी था। उसी तरह से 78th में क्या पूछ सकता है आपसे, वापस डेविस पे आ सकता है क्वेश्चन, तो वो चीज़ देख लेना। और ये कॉन्सेप्ट डेविस और पेंक ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा कि क्या इसका आंसर होगा, डब्ल्यू पेंक। पेंक ने अपना जो थ्योरी दिया था उसमें इन्होंने स्लोप के डेवलपमेंट पे बात किया था कि स्लोप का डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे जो है पहाड़ उठता है, फिर उसके बाद धीरे 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 इरोजन होता है और पहाड़ का जो हाइट है वो धीरे धीरे कम होता है। तो स्लोप का डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है 7 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉल्केनो इज एन एग्जाम्पल ऑफ डोरमेंट वॉल्केनो। इन चारों में से कौन सा वॉल्केनो जो है डोरमेंट वॉल्केनो है। डोरमेंट माने कि जो सुसुप्तावस्था में, जो जगह नहीं है। ठीक है, या जगह होगा कभी पास्ट में, अभी फिलहाल वो एक्टिव नहीं है। तो इसका आंसर दे सकते थे, जैसे देखिए माउंट एटना जो है ना ये बहुत न्यूज में रहता है। माउंट एटना और माउंट स्ट्रोम्बोली तो रातों को एकदम दिखाई पड़ता है, ये दोनों पूरा तरह से जो है एक्टिव वॉल्केनो है। ये दोनों में कंफ्यूजन हो भी सकता था, पर करंट अफेयर अगर पढ़े होंगे तो न्यूज में आया था माउंट पिनाटुबू, ये न्यूज में आया था। तो आंसर होता है माउंट विसुवियस। ठीक है, एक मिनट देख लो आप लोग, ये देख लो कुछ इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज देख लो, खास करके मेजर वॉल्केनो इटली के आसपास है। 3 वॉल्केनो तो यहीं पे था, माउंट स्ट्रोम्बोली, एटना और माउंट विसुवियस। इसके अलावा ये वल्केनो, पनारिया, ठीक है, कैंप फ्लेग्री, मगर इम्पॉर्टेंट तो यही था, एटना, स्ट्रोम्बोली, विसुवियस। पनारिया याद कर लेना, वल्केनो भी यहीं पर है। इसके अलावा इंडोनेशिया में कुछ इंपॉर्टेंट वॉल्केनो है, ये पूछ सकता है, जैसे माउंट मेरापी, ये काफ़ी ये इरप्ट होता रहता है तो पूछता है। माउंट क्राकाटोआ ये भी पूछता है, अनाक क्राकाटोआ, यहाँ पे वो आता है, अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आता है क्राकाटोआ के पास। ठीक है, तो ये सब आपसे पूछ सकता है। माउंट सुमेरु, सुमेरु पर्वत है ना, सुमेरु। ठीक है, तो बस यही है, थोड़ा बहुत आप लोग देख लेना। इसके बाद इन फिलीपींस के पास भी है, पिनाटुबू फिलीपींस में है, टाल भी फिलीपींस में है, कैनालोन, मेयोन ये सब फिलीपींस का है। और हवाई में भी कुछ वो है, मौना लोआ, मौना किया, ये मौना लोआ बहुत फेमस है हवाई का, मौना लोआ, मौना किया, हुआलाई, किलुआ, ये सब। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वॉल्केनो वाला चैप्टर आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये भी आपके नोट्स में ऑलरेडी ये चैप्टर बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इन द क्रस्टल पार्ट इज नॉट क्रिएटेड बाय द टेंशनल फोर्स। इन चारों में से कौन सा टेंशनल फोर्स के कारण क्रिएट नहीं हुआ है। पहले टेंशनल फोर्स होता क्या है, देखो, तो प्लेटें जब मूव करती हैं, ठीक है, मान लो कि इधर एक प्लेट है और इधर एक प्लेट है, तो प्लेटें जब आपस में एक तरफ आती हैं तो उसको बोलते हैं कंप्रेशन।
कंप्रेशनल फोर्स, जब दोनों एक दूसरे से टकराता है तो उसको बोलते हैं कंप्रेशनल फोर्स। और जब दोनों एक दूसरे से दूर जाता है, आप जैसे रबड़ खींचते हैं, दूर जाता है तो क्या होता है, टेंशन क्रिएट होता है, तो उसको बोलते हैं टेंशनल फोर्स। समझ गए ना, जब दूर जाएगा तो टेंशन और पास आएगा तो कंप्रेशन। अब जैसे दूर जब जाता है तो क्या होगा, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक कोई ज़मीन है और ज़मीन का दो टुकड़ा एक दूसरे से दूर गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर, क्रैक हो जाएगा। जैसे सीता माता के टाइम धरती ऐसे फट गया था और वो उसमें समा गई थी, उसी तरह से क्रैक हो जाएगा। तो क्रैक क्यों हुआ, टेंशनल फोर्स के कारण, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहा था। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा जो है टेंशनल फोर्स के कारण नहीं होता है। तो देखिए, क्रैक तो टेंशनल फोर्स के कारण होता है, फ्रैक्चर भी होगा टेंशनल फोर्स के कारण, और फॉल्ट भी इसी कारण बनेगा। फॉल्ट मतलब जैसे अभी बताएं कि कोई ज़मीन है, ज़मीन में अचानक से ये ऊपर उठने लगेगा, कोई हिस्सा बीच का ऊपर उठ गया, नीचे चला गया, ये सब टेंशनल फोर्स के कारण होगा। ठीक है। और फोल्ड तो ये बताया ना, फोल्ड माउंटेन वगैरह कैसे बना है, जब दो प्लेट एक दूसरे के तरफ आया है, कंप्रेशन हुआ है, बीच में दबाव पड़ा है, तब बना है। तो इसका आपको आंसर हो गया फोल्ड, क्योंकि फोल्ड कंप्रेशन के कारण हुआ है, बाकी तीनों टेंशनल फोर्स के कारण होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 5 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफॉर्म बाउंड्री फोल्ड। प्लेट टेक्टोनिक बाउंड्री में बाउंड्री 3 तरह के होते हैं। जब दो प्लेटें आपस में एक दूसरे की तरफ जाती हैं तो उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री में एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे आ जाता है, जो भारी प्लेट है वो हल्के प्लेट के नीचे चला जाता है, और वहाँ पे बहुत सारा वॉल्केनो बन जाता है और अर्थक्वेक भी बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है। जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री। मान लो दो प्लेट है, ये जब एक दूसरे से दूर जाता है तो इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री। बीच में क्या होता है, नए जमीन का निर्माण होता है। ठीक है, डाइवर्जेंट बाउंड्री में। और जब दो प्लेटें ना एक दूसरे के पास आती हैं ना दूर जाती हैं, बल्कि खिसकती हैं, जैसे ये प्लेट ऐसे ऊपर खिसका और ये प्लेट नीचे खिसका, तो ना निर्माण हुआ और ना ही विनाश हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। अभी यहाँ पे क्वेश्चन है कि इन चारों में से कि ट्रांसफॉर्म बाउंड्री किसका होगा। तो आप जरा से एक मैप देखिए, एक मिनट, ये देखिए, यहाँ पे है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ठीक है, यहाँ पे है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री और यहाँ पे है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। अभी देखो क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है। क्वेश्चन में आपको यहाँ पे लिखा है द यूरेशियन एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये तो सिंपल है, ऊपर यूरेशिया और नीचे इंडिया, तो इंडिया तो घुसे जा रहा है ना यूरेशिया प्लेट में। ठीक है, ये तो ट्रांसफॉर्म है नहीं, दोनों तरफ से उधर तो यूरेशिया प्लेट तो नॉर्मल है, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट घुसे जा रहा है, घुसे जाने के कारण ही हिमालय का निर्माण हुआ है। तो ये तो एक कन्वर्जेंट बाउंड्री है, ट्रांसफॉर्म है नहीं, तो एक ऑप्शन जो है वो आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दूसरा है द अरबियन प्लेट एंड द अनाटोलियन प्लेट। ठीक है, अरबियन माने जहाँ पे सऊदी अरब है, और अनातोलियन प्लेट यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे है आपको अरब और यहाँ पे है अनातोलियन माने अफ्रीका का। तो यहाँ पे बीच में कौन सा कलर, ये वाला है, यानी कि ये एक डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, तभी ना यहाँ रेड सी का निर्माण हुआ है। रेड सी पहले किसी ज़माना में रेड सी यहाँ पे नहीं रहा होगा। ठीक है, रेड सी जो है वो यहाँ पर नहीं होगा, ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ होगा। फिर क्या हुआ कि ये उधर अलग होने लगा, ये इधर अलग होने लगा, बीच में समुद्र हो गया, तो ये है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका जो है वो गलत हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, ये आपका गलत हो गया, सी भी गलत हो गया। डी है द यूरेशियन एंड द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। देख लीजिए, यूरेशियन और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये है नॉर्थ अमेरिका और ये है यूरेशिया, तो ये प्लेट है यहाँ पर, और ये जो प्लेट है ये मिड ओशनिक रीज का पार्ट है। ठीक है, अटलांटिक ओशन में ये मिड ओशनिक रीज है, और मिड ओशनिक रीज क्या है, इसमें दोनों प्लेट एक दूसरे से क्या हो रही हैं, दूर जा रही हैं, यानी ये एक डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। कलर से भी आप समझ सकते हैं, यहाँ पे ये कलर है, ये एक डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। तो आपका आंसर कौन बच जाता है, बी नंबर। ठीक है, बी नंबर जो है अंटार्कटिका प्लेट के साथ पैसिफिक प्लेट, ये एक ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है। अंटार्कटिका प्लेट जो है वो, उसका जो बाउंड्री सब है ना, वो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है।
ना वहाँ पे खपत होता है और ना ही नया निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर। एन एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक इग्नियस रॉक इज, क्या कह रहा है, एसिडिक इग्नियस रॉक। देखिए वॉल्केनो जो होता है ना, जब वॉल्केनो नीचे से इरप्ट होता है, एक मिनट, वॉल्केनो चैप्टर अगर है तो मैं बताती हूँ। ये देखिए, ये वॉल्केनो चैप्टर है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन, वॉल्केनो जब इरप्ट होता है ज़मीन के अंदर से, तो ज़मीन के अंदर भी जो बहुत सारे छेद होते हैं, जैसे मान लीजिए कि दरारें हैं, उनमें वो भर जाता है। ठीक है, दरारों में भर जाता है, अलग अलग दरारों का शेप ले लेता है और फिर वो ऊपर निकलता है और फिर ऐसे ऐसे अपना बनता है। तो ज़मीन के अंदर जब वो सूख जाता है दरारों में जा कर के, जो लावा होता है, तो बनता है एसिडिक, उसको बोलते हैं एसिडिक लावा या एसिडिक मैग्मा। और जो ज़मीन के ऊपर आ जाता है वो हो जाता है बेसिक। मेनली यही चीज़ है। ठीक है, एसिडिक और बेसिक। जो बेसिक होता है ना वो ज़्यादा मतलब कि फैलता है। ठीक है, ज़्यादा दूर दूर तक फैलता है। जैसे हम लोग पढ़े हैं ना कि महाराष्ट्र के पास पहले बहुत साल पहले इरप्शन हुआ था, तो यहाँ से बहुत दूर दूर तक जो है ब्लैक साल्ट का जो ब्लैक सॉइल का जो है वो फैला हुआ है ना। तो बेसिक जो है वो होता है बेसाल्टिक, उसको बेसाल्टिक भी बोलते हैं, बेसिक वाले को बेसाल्टिक। समझ गए ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका एसिडिक वाला, एसिडिक वाला जो आपका ऑप्शन है कि इसमें से एसिडिक इग्नियस रॉक कौन होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेनाइट। ठीक है, बेसाल्ट इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि बेसाल्ट बेसिक होता है, गैब्रो बेसाल्ट का ही रूप है और पेरिडोटाइट भी बेसाल्ट का ही रूप है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है वो एसिडिक होता है। थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, एन एग्जाम्पल ऑफ एन एसिडिक इग्नियस रॉक इज ग्रेनाइट। एसिडिक रॉक में हाई सिलिका कंटेंट होता है, SiO2, सिलिका कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। और भी कुछ एग्जाम्पल है जैसे रायोलाइट, ऑब्सीडियन, डेसाइट, ये सब भी एसिडिक है और ये सब अंदर में पाया जाता है। ठीक है, ज़मीन के अंदर। एसिडिक इग्नियस रॉक जो है वो जनरली कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में पाया जाता है और वो लाइट इन कलर होता है। ग्रेनाइट का कलर जो है वो हल्का होता है, लाइट कलर का होता है, जबकि ऊपर जो आया है बेसाल्ट वो पूरे ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, और ग्रेनाइट वाले जनरली ज़मीन के अंदर ही सूख जाते हैं, जो लावा वो हो जाता है एसिडिक। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्फेयर्स ऑफ द अर्थ इंटीरियर हैज़ हाई डेंसिटी मटीरियल। देखिए, अर्थ के जब आप अंदर घुसेंगे ना, मान लीजिए कि आप ज़मीन के सेंटर में जाएंगे, कोर ऑफ द अर्थ, ठीक है, या सेंटर ऑफ द अर्थ। जैसे जैसे आप कुआं खोद के अंदर जाएंगे तो आपको गर्मी बहुत बढ़ने लगेगा, है ना, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है और टेम्परेचर के साथ साथ डेप्थ भी बढ़ने लगता है, गहराई भी बढ़ने लगती है और उसके साथ साथ डेंसिटी भी बढ़ने लगता है, घनत्व भी बढ़ने लगता है। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे, ऊपर हो गया आपको क्रस्ट, क्रस्ट से ज़्यादा डेंस होता है मेंटल, और मेंटल से ज़्यादा डेंसिटी होता है किसका, कोर का। कोर का जो डेंसिटी होता है वो सबसे हाई होता है। अभी यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, पायरोस्फेयर, बेरिस्फेयर। ठीक है, ये अलग अलग नाम है। लिथोस्फेयर मतलब हो गया, समझ लो आप, क्रस्ट। ठीक है, एस्थेनोस्फेयर का मतलब समझ लो आप मेंटल का ऊपर वाला पार्ट, अपर मेंटल, और पायरोस्फेयर भी मेंटल हो गया, पूरा मेंटल, और बेरिस्फेयर हो गया कोर। तो कौन, किसका डेंसिटी ज़्यादा होगा, कोर का। हाई डेंसिटी मटेरियल कोर में होता है। कोर में होता है नीफे, निकेल और फेरस। ठीक है, मतलब आयरन, लोहा और निकेल होता है कोर में। बेरिस्फेयर मतलब कोर होता है। ठीक है, और पायरोस्फेयर मतलब मेंटल। लिथोस्फेयर तो सबसे ऊपरी पार्ट है, आपको पता ही है, जिस पर हम लोग रह रहे हैं वही लिथोस्फेयर है। तो ये तो ज़्यादा डेंस होगा नहीं, इसको काट देना है। फिर आप ये भी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में ये भी पढ़ेंगे कि लिथोस्फेयर इज फ्लोटिंग ओवर एस्थेनोस्फेयर, माने जो प्लेट्स है वो तैर रहा है किसके ऊपर, एस्थेनोस्फेयर के ऊपर। तो यानी एस्थेनोस्फेयर भी तो ज़्यादा गहराई में नहीं है, तो ये भी काट देना है।
फिर बचा ये दोनों, तो ये दोनों के बारे में अगर थोड़ा जानते होंगे तो ही आंसर कर पाते। तो पायरोस्फीयर मेंटल को कहते हैं और बेरिस्फीयर कोर को कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, इन द थर्मोस्फेयर द टेम्परेचर कीप्स ऑन राइजिंग ड्यू टू। थर्मोस्फेयर मतलब जब हम लोग, देखिए अर्थ का लेयर्स, एटमॉस्फेयर का लेयर हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे देखो एटमॉस्फेयर के कितने लेयर होते हैं, बहुत सारे लेयर होता है। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर और लास्ट में एक्जोस्फेयर। ठीक है, थर्मोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर में तो टेम्परेचर डाउन होता है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तापमान गिरना चाहिए, अगर तापमान बढ़ रहा है तो कहेंगे टेम्परेचर इन्वर्जन, यही क्वेश्चन में पूछा था। इसके बाद अगर स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, वहाँ ओजोन लेयर होता है। मेसोस्फेयर में टेम्परेचर फिर डाउन होता है। आयनोस्फेयर में टेम्परेचर, यानी थर्मोस्फेयर को आयनोस्फेयर भी बोलते हैं क्योंकि वहाँ बहुत सारा आयन्स होता है। आयन्स मतलब होता है, जैसे मान लीजिए पानी को तोड़ेंगे तो H+O2- अलग हो जाएगा, नमक को तोड़ेंगे तो Na+Cl- अलग हो जाएगा, तो ये एक आयन है। ठीक है, आयन, तो आयन्स बहुत ज़्यादा होते हैं थर्मोस्फेयर में, इसीलिए उसको आयनोस्फेयर भी बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ भी टेम्परेचर बढ़ता है। और एक्जोस्फेयर में मतलब अंतरिक्ष के बाहर टेम्परेचर बढ़ता है। तो अभी क्वेश्चन आपका कर रहा है कि थर्मोस्फेयर में क्यों बढ़ता है, क्योंकि थर्मोस्फेयर में आयन्स है इसीलिए बढ़ता है, उसको आयनोस्फेयर बोलते हैं। अभी यहाँ बाकी ऑप्शन देखो, ओजोन, ओजोन तो थर्मोस्फेयर में है ही नहीं, ओजोन तो स्ट्रेटोस्फेयर में है। रैपिड मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ द एयर, ये सब फालतू बात है कि हवा तेजी से बहता है। प्रेशर ऑफ द एयर, हवा के प्रेशर के कारण, प्रेशर तो ट्रोपोस्फेयर पे है ना, जो सबसे नीचे है प्रेशर तो उस पर सबसे ज़्यादा है ना, ऊपर वाले पे क्या प्रेशर है। तो आपका यहाँ पे आंसर हो गया ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 नंबर, द इनर कोर ऑफ अर्थ इंटीरियर इज इन सॉलिड स्टेट ड्यू टू। अर्थ का जो इंटीरियर होता है, ये वाला देखो, ये देखो मेसोस्फेयर, पायरोस्फेयर को मेसोस्फेयर बोलते हैं। देखो सबसे ऊपर हो गया लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर फ्लोटिंग ओवर एस्थेनोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर के तो ऊपर तैरता है। उसके बाद हो गया पायरोस्फेयर, उसके बाद हो गया बेरीस्फेयर। सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसका है, बेरीस्फेयर का। अभी यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनर कोर सॉलिड में क्यों होता है, तो सब सॉलिड होता है, ये भी क्रस्ट भी सॉलिड होता है, मेंटल। एस्थेनोस्फेयर सॉलिड नहीं होता है, एस्थेनोस्फेयर सेमी लिक्विड होता है, याद कर लो। तभी ना लिथोस्फेयर इज फ्लोटिंग ओवर एस्थेनोस्फेयर। लिथोस्फेयर एस्थेनोस्फेयर के ऊपर तैरता है, कैसे तैरता है, एस्थेनोस्फेयर जरूर मतलब पानी जैसा होगा, तो सेमी लिक्विड होता है। ठीक है, जैसे मध, हनी वगैरह होता है ना सेमी लिक्विड, उसी तरह से, पूरा लिक्विड नहीं। तो एस्थेनोस्फेयर सेमी लिक्विड होता है। फिर मेंटल जो है ये पूरा सॉलिड हो गया, लिथोस्फेयर भी सॉलिड हो गया, और फिर आउटर कोर लिक्विड होता है। ठीक है, आउटर कोर लिक्विड होता है और फिर इनर कोर सॉलिड होता है। जब हम लोग नीचे जाएंगे गहराई में तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अब सोचो कि तापमान जब बढ़ाएंगे, टेम्परेचर खूब बढ़ाएंगे, तो क्या होना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ाने से लिक्विड जो चीज़ें हैं वो क्या होती हैं, मेल्ट करती हैं, पता है ना। जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बर्फ़ मेल्ट करके लिक्विड बन जाएगा। सॉलिड को लिक्विड बनाना है तो क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो टेम्परेचर तो हम लोग बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, धरती के अंदर जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता जाता है, लेकिन फिर भी आउटर कोर लिक्विड हो गया, लेकिन इनर कोर जो है वो अभी भी सॉलिड ही रहता है। ठीक है, तो इसका क्या कारण, यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनर कोर सॉलिड क्यों रहता है, क्योंकि इनर कोर जो है इस पर प्रेशर बहुत पड़ रहा है। ठीक है, ऊपर से प्रेशर बहुत पड़ रहा है, किस पे, इनर कोर पे, जो सबसे नीचे है उस पर प्रेशर बहुत पड़ रहा है। प्रेशर के कारण इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में चिपक जा रहे हैं, और जब मॉलिक्यूल्स आपस में सटे सटे रहेंगे तो वो सॉलिड का रूप धारण करेंगे। जब तक मॉलिक्यूल्स दूर दूर भागेंगे नहीं तो वो लिक्विड नहीं हो पाएंगे। ये तो आप लोग पढ़े होंगे ना, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच्ड रहते हैं। अटैच क्यों है, प्रेशर के कारण। ठीक है, तो ड्यू टू एक्सट्रीम प्रेशर इनर कोर जो है वो सॉलिड अवस्था में है। समझ गए ना, एक्सट्रीम प्रेशर के कारण भी जो यहाँ पे मटेरियल है निकेल और फेरस वो मेल्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे से बहुत जोर से जुड़ा हुआ है, मेल्ट नहीं हो रहा है। क्यों, एक्सट्रीम प्रेशर के कारण। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी नंबर, एन इंटेंस प्रेशर।
ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करते हैं अपने ज्योग्राफी ऑप्शनल सीरीज़ को। अब ज्योग्राफी ऑप्शन में आपको और पढ़ने को कुछ भी नहीं है। हाँ, सेंसस ऑफ इंडिया का नोट्स जो है वो ग्रुप में डाल दिए थे, वहाँ से आप लोग ज़रूर उसको नोट्स को थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि सेंसस से भी 4 से 5 क्वेश्चन आ सकता है। बिहार सेंसस से अलग आएगा और इंडियन सेंसस से अलग आएगा। बस ज्योग्राफी में और कुछ नहीं पढ़ना है। 68 69 अच्छे से पढ़ लो, जो भी आपको करवाए हैं नोट्स जो दिए हैं ग्रुप में वो ज़रूर पढ़ लेना। GS1 का भी नोट्स आपको फ़ायदा करेगा, बाकी जो दिए हैं आपको IR वगैरह वो भी पढ़ लेना, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग ऐसे पे एक क्लास और करेंगे, वो करेंगे तब बताएंगे, ठीक है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच।